हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट सेकंड टॉपिक। आप इसका क्वांटीकरण इंग्लिश में बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमने फर्स्ट लेक्चर में आप इसके बारे में डिटेल पूर्वक बात कर ली है और हमने कूलाम नियम के भी बारे में बात कर ली है। बट कूलाम नियम के बाद आज आपका टॉपिक रहेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। ध्यान से देखते जाना। मैं इसमें आपके दो टॉपिक कवर करूँगा। ओनली ये 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा लेंथी भी नहीं और ज़्यादा छोटी भी वीडियो नहीं रहेगी। इसमें आपके दो टॉपिक कवर होने वाले हैं, ध्यान से देखते जाइए। एक आपका आवेश का क्वांटीकरण, एक आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है ना, निर्वात की विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता के की निर्भरता का, उसको मैं आज ही कवर करा दूंगा। बट आपका फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए और थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करके मतलब चलते रहना। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, आवेश के क्वांटीकरण को समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए और चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, वो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। अब देखो, आवेश का एक क्वांटीकरण का एक फॉर्मूला होता है Q बराबर में NE। क्या होता है? Q बराबर में NE प्लस माइनस का आप आगे लगा सकते हैं, प्लस माइनस का। ये होता है आपका एक आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला। ठीक है। यानी किसी भी वस्तु का आवेश उसके इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी पूरा गुणज होगा। मैं इसको लिखता हूँ, ये आपकी लैंग्वेज इसे बनाएगी। किसी भी वस्तु का आवेश उसके इलेक्ट्रॉन के किसी वस्तु का आवेश उसके इलेक्ट्रॉन के आवेश का उसके इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये आपको एक लाइन याद रखनी है थ्योरी की, यानी किसी भी वस्तु का आवेश उसके इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब ये पूर्ण गुणज की कहानी हम समझते हैं क्या होता है। देखो, ये आपका होता है आवेश यानी चार्ज। Q का मतलब होता है, ये इसका सिंबल होता है, इसे कहते हैं हम आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। मैं लिख देता हूँ, ये होता है आपका आवेश। ठीक है। ये होता है आपका N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। और ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन का मान। कितना होता है? कमेंट में जल्दी बताएं। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, 19 कूलाम। ठीक है। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलाम। थोड़ा यहाँ पर प्रकाश है, मुझे दिख रहा है, इस वैल्यू को मैं थोड़ा नीचे लिखा देता हूँ। कितनी है? इस वैल्यू को मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर। कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ठीक है। यह है इलेक्ट्रॉन का मान। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी भी वस्तु का आवेश उसके इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज प्राप्त होता है। देखो, ये जो आपका n दिख रहा है, यहाँ पर हम किसी भी संख्या का पूर्ण गुणज ही लेंगे। ना तो हम यहाँ पर आधा ले सकते, ना ही इसमें हम 1/3 भाग ले सकते, ना ही इसमें हम 4/3 भाग ले सकते। यानी पूरा इसमें एक नंबर काउंट होगा, नंबर ऐड हो जाएगा। जैसे आपका होता है n का मान ले सकते हैं आप। देखो, n का मान ले सकते हैं आप, या तो 1 ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं, या 4 ले सकते हैं, या 5 ले सकते हैं, डॉट 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 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, और आप 8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। बट n का मान यहाँ पर ना तो आप 2/3 लेंगे, ना आप यहाँ पर 4/3 लेंगे, ना आप 5/3 लेंगे। ठीक है। ओनली उसका पूर्ण गुणज प्राप्त होगा, या तो 1 लेंगे, या 2 लेंगे, या 3 लेंगे। ठीक है। यहाँ पर आधा पर्दा नहीं चलता है। यही कहलाता है आपका आवेश का क्वांटाइजेशन, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी के बारे में मैंने ये थ्योरी लिखी है, किसी भी वस्तु का आवेश उसके इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज प्राप्त होता है। ठीक है। Q यहाँ पर आवेश है, N यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E आपका क्या है? E आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन का मान। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है। ये आपको पता होना
चाहिए। उससे पहले मैं आपको आवेश से कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गए थे, उसके बारे में आपके लिए लिखाई देता हूँ। देखो, आवेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिख लेना आवेश यानी चार्ज। ठीक है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ क्या है। देखो, इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, फैराड। ठीक है, फैराडे होता है। ठीक है, एक फैराडे में कितना होता है, 96,500 कूलम होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 96,500 कूलम। ठीक है, ये मैंने लिखाया नहीं था, मैं वहाँ पर मिस्टेक कर गया था, भूल भी गया था, क्योंकि ये वैल्यू दिमाग में आती नहीं है, तो यहाँ पर मैंने लिखा दिया है एक फैराडे में कितना होते हैं, 96,500 कूलम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है कूलम, स्टेट कूलम। क्या होता है, ST, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, स्टेट कूलम। कोई दिक्कत, कितना होता है, स्टेट कूलम। ठीक है, और जो भी भाई 12th क्लास में पढ़ रहा है वो तो इसे देख सकता है, और अदर एग्जाम में जो फिजिक्स आती है वो भी इसे कवर कर सकता है। जैसे रेलवे में आती है NTPC रेलवे, और RRB में आ जाती है रेलवे, जहाँ पर फिजिक्स आएगी वो भी फिजिक्स के सवाल यहाँ से बन जाते हैं, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेने हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो, फेराडे भी पूछा जाता है, 96,500 फेराडे में कितने होते हैं, 96,500 कूलम होते हैं। अब इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। ठीक है, अब देखो, एक इम्पोर्टेंट में 3 फैक्ट लगाऊंगा, ध्यान से दिखते जाइए। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होगी, यानी जब कोई वस्तु चलने से पहले यानी गति करने से पहले वो विराम अवस्था में होगी, तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, क्योंकि वो विराम अवस्था में, वहाँ पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, 0 है। ठीक है, कितना है, 0 है, तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ मैं, विराम अवस्था में होगी, विराम अवस्था में होगी, विराम अवस्था की बात करूं मैं, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ठीक है, वस्तु की बात हो रही है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करूं, यदि गतिशील अवस्था में होगी, क्या होगी, गतिशील अवस्था में होगी, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वो वस्तु त्वरित गति कर रही है, क्या कर रही है, त्वरित गति कर रही है, त्वरित गति कर रही है, क्या कर रही है, त्वरित गति कर रही है, एक्सेलरेशन मोशन कर रही है, तो वो वस्तु EMU, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव उत्पन्न करेगी। क्या करेगी, इलेक्ट्रिक कैसे लिखते हैं, चलो मैं लिख ही देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे, EMU। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव उत्पन्न करेगी यदि कोई वस्तु त्वरित गति में होगी, विराम अवस्था में होगी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, और गतिशील अवस्था में होगी तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ये कुछ आवेश से रिलेटेड मेरे से पॉइंट छूट गए थे, इनको नोट कर लेना। चलो हम टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। हमने बात कर ली है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब हम चलते हैं के की निर्भरता या आपेक्षिक विद्युतशीलता के टॉपिक पर। चलो हम चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी, और कमेंट में बताएं आप, मतलब क्लास सही चल रही है कि नहीं चल रही है। बिना तो ये ऑफलाइन क्लास है अभी, तो फिलहाल तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, नहीं ऑनलाइन लेंगे तो, बट आपका फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। चलो हम चलते हैं, ऑफलाइन में भी इतना ही मज़ा आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि इतना और टाइम नहीं है। अब मैं आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान से, क्लियर। अब बात करते हैं आगे। आवेश का मात्रक भी पता होना चाहिए आपका, धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, आवेश बराबर धारा इंटू समय होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये NTPC और रेलवे में पूछा भी जाता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का फॉर्मूले के बेस पर आपका क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है धारा बराबर में आवेश बट्टे समय, धारा बराबर में आवेश बट्टे समय। ठीक है, यदि हमें आवेश का निकालना है, आवेश को कहते हैं Q, और समय को कहते हैं T, और धारा को कहते हैं I। ठीक है, तो Q बराबर में IT आ जाएगा, कोई दिक्कत, Q बराबर में क्या आ जाएगा, IT। ठीक है, अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं,
के की निर्भरता या आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका, हेडिंग डालो आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या रहेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक? आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, ठीक है, इसे के की निर्भरता भी कहते हैं। के की निर्भरता, बट आपेक्षिक विद्युतशीलता से आपको पता होना चाहिए। आपेक्षिक विद्युतशीलता होती क्या है? हम मीडियम और वैक्यूम के लिए निकालेंगे, निर्वात और माध्यम के लिए निकालेंगे। ठीक है, इसी का हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ध्यान से होनी चाहिए आपका पूरा फोकस बोर्ड की तरफ। अब यहाँ पर होगा लागू कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम कहता है जब तो कोई आवेश है, ये कोई एम द्रव्यमान का, मेरा मतलब ये कोई बॉडी है, इसमें Q1 आवेश है, ये भी कोई बॉडी है, इसमें Q2 आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है? R है। तो आवेश का नियम कहता है कि दोनों आवेश विद्युत दोलक के क्या होते हैं? डायरेक्ट समानुपातिक होते हैं। क्या होते हैं? समानुपातिक होते हैं। और दूरी के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हम डायरेक्ट इनको ऐड करेंगे तो F समानुपातिक Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये है शॉर्ट फॉर्म में क्या? F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसे ही हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने रिपीट करा दिया है। ठीक है, सिंपल। अब हम बात करेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता की। यही फॉर्मूला आपका लागू होगा जो मैंने लिखाया है, F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब हम निकालेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता के लिए। सबसे पहले निकालेंगे के की निर्भरता किसके लिए बेस पर आधारित होती है? एक वैक्यूम के लिए और एक किसके लिए? किसके लिए? माध्यम के लिए। सबसे पहले निकालेंगे हम निर्वात के लिए। निर्वात के लिए विद्युतशीलता, निर्वात के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात के लिए यानी वैक्यूम के लिए यानी एयर के लिए। ठीक है, और मीडियम की बात करें तो एम आ जाएगा। ठीक है, हम निकालेंगे एयर के लिए तो एफ आई आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ आई आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, मार्कर चेंज करते हैं, क्या आ जाएगा? एफ आई आ जाएगा, क्योंकि एयर के लिए निकाल लें, एयर यानी हवा, वैक्यूम। ठीक है, एफ आई, के का मान क्या होता है? 1/4 में क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। इनटू क्या आ जाएगा आपका? Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार इसे देखें जल्दी से जल्दी, मैंने क्या लिखा है देख लिया होगा आपने। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। एक मिनट, इज्जतपूर्वक लिखेंगे इसको भी, समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? समीकरण नंबर सेकंड की बात करूं तो समीकरण नंबर सेकंड की बात करेंगे तो माध्यम के लिए निकालेंगे यानी मीडियम के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? मीडियम के लिए। तो माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता किसके लिए? मीडियम के लिए। तो मीडियम के लिए निकालते हैं तो एफ एम आ जाएगा, क्योंकि मीडियम एफ एम की बात करेंगे तो मीडियम एफ एम आ जाएगा 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन एम आ जाएगा। मीडियम की बात कर रहे हैं। और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। आप कहेंगे कि यहाँ पर आई क्यों नहीं लगाया है? यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ही चलेगा। ठीक है, ये क्या हुआ है आपका समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। दोनों का रेशियो निकल के आपका आ जाएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला। ठीक है, दोनों का रेशियो, दोनों का भाग करने पर समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग। ठीक है, सेकंड का भाग करने पर, ठीक है, करने पर लिख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भाग देते हैं। चलो, एफ आई अपॉन में एफ एम, एक मिनट, एफ आई अपॉन में एफ एम। ठीक है, तो एफ आई अपॉन में एफ एम बराबर में 1/4 में एफ आई की वैल्यू कितनी है? 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, बट्टी में एफ एम की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो एक बार ऐसे, जल्दी से जल्दी फटाफट। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनको हम चेंज करेंगे, ये ऊपर वैल्यू जाएंगी, ये जो नीचे की वैल्यू है ये ऊपर जाएंगी, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बोर्ड की तरफ होना चाहिए आपका फोकस। एज इट इज ऊपरला पार्ट एज इट इज ऐसे ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू ऊपर जाएंगी और ऊपर की वैल्यू ये नीचे आ जाएंगी, ठीक है। इतना ही आप जानते होंगे, शुरू से आप करते आए ऐसा काम, तो ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन में Q1 और Q2, ठीक है। अब यहाँ से आगे जो पार्ट कैंसिल होना चाहता है वो पार्ट कैंसिल हो जाएगा और जो बचना चाहता है वो बच जाएगा, ठीक है, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा आपका क्या, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता का नॉर्मल फार्मूला, सामान्य फार्मूला, ठीक है। एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या क्या है इनमें, इनका नाम भी अलग अलग हो जाता है, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। एप्सिलॉन आर कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता को, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। यही तो निकालनी थी हमें और यही निकाली है हमने, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन एम होता है माध्यम विद्युतशीलता, ठीक है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट में लिख देता हूँ एक और बार यहाँ पर, ताकि आपको रिपीट होता रहे। एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जितना मैंने फॉर्मूला इतनी बार लिखा है, इतना ही आप मेरे से प्रॉमिस करें कि आप इतनी ही बार हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक लेवल से अपर लेवल तक पहुंचता जाए। चाहे आप कितना भी रट्टा मार लेना, चाहे आप कितने भी घंटे बैठ के रट्टा मारते रहना, चाहे आप महीना भर रट्टा मारना, चाहे आप महीना 2 महीना रट्टा मारते रहना, रट्टा मारने से कोई काम चलता नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्या, बापू लेवल के होते जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने सेंटेंस जरूर पढ़ा होगा कि इंसान को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है, ठीक है। ये आपने सेंटेंस जरूर पढ़ा होगा और ये एकदम 100% हकीकत है कि प्रैक्टिस ही आदमी को सक्सेसफुल बनाती है और सक्सेस बनाकर छोड़ती है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका फॉर्मूला भी क्लियर और आने वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर, और थ्योरी तो बची, वो तो मतलब पीछे का काम है। समझने वाला समझेगा गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर, ठीक, कॉन्सेप्ट भी क्लियर। एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, अब मैं आपके लिए तीसरा टॉपिक अभी कवर कराऊंगा, ध्यान से देखते जाइए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें ध्यान से, एक बार मैं आपको रिपीट कराता हूँ। देखो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता में सबसे पहले हमारा कूलम नियम काम आता है। कूलम नियम क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। हमें सबसे पहले आपेक्षिक विद्युतशीलता को निकालने के लिए निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता निकालनी होगी। निर्वात की विद्युतशीलता के लिए बात करें तो एफ आई आई यानी एयर यानी वैक्यूम के लिए तो K का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर पहले से एज इट इज दे रखे हैं। समीकरण नंबर है, मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट। सेकंड मैंने निकाला है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम के लिए आई की जगह पर एम आ जाएगा, यानी माध्यम यानी मीडियम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन एम आ जाएगा, और एज इट इज Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर पहले से दे रखा है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मैंने भाग दे दिया है, जो कटा उसे काट दिया है, बराबर में एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन एम अपॉन में क्या है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। एप्सिलॉन एम क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता होती है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। परफेक्ट, ओके। स्क्रीनशॉट लें एक बार जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं निकालूंगा कूलॉम नियम का सदिश रूप। कूलॉम को नियम को हम सदिश रूप में कैसे लिखते हैं
वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने नॉर्मल तो पढ़ लिया है बराबर के क्यू वन क्यू टू अपन में आर स्क्वायर, हमें उसका मेकअप भी तो करना है, कूलाम का मेकअप। कूलाम का मेकअप डाल लेना, कूलाम नियम वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म या मेकअप भी लिख लेना आप। ठीक है, मेकअप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमें कैसे निकालना है कूलाम नियम, वो आपको पता होना चाहिए। कूलाम नियम यूज होगा, ध्यान से देखते आइए। कूलाम का फॉर्मूला है बराबर में के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। और आप किसी भी दूसरे से अपना तुलना मत करना, अपनी तुलना मत करना किसी भी दूसरे भाई से, या कि वो कितने घंटा पढ़ रहा है, हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, वो कितने घंटा सो रहा है, हम इतने घंटे सो रहे हैं, वो क्या कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं। वो अपने आप पर ट्रस्ट करना। ठीक है, कि हमें इतनी पावर है कि हम इतने घंटे पढ़ सकते हैं, हमें इतनी पावर है कि हम इतने घंटे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, इतने घंटे में इतने कॉन्सेप्ट, इतने सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, उतनी सब्जेक्ट को उतना टाइम देना है। जितनी आपकी सब्जेक्ट मजबूत होगी उसको मेरा मतलब उतना ही कम टाइम दीजिए, जितनी आपकी मतलब सब्जेक्ट कितनी है दो, मेरा मतलब वीक है, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, और जितना आपका टॉपिक कब जो नहीं है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम देते जाइए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और आपका फॉर्मूले और बेसिक थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, समझने वाला समझ गया होगा। ठीक है, कूलम नियम का वेक्टर फॉर्म यानी मेकअप के रूप में कैसे लिखते हैं, तो एफ बराबर में के क्यू वन क्यू टू अपन में आर स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, वैसे मैंने वेक्टर चैप्टर पढ़ाया नहीं है, यूनिट वेक्टर का चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, इसमें यही लागू होगा यूनिट वेक्टर, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई सदिश की। किसकी बात करते हैं, इकाई सदिश की। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर इसमें काम आता है, यूनिट वेक्टर का भी इसमें रोल होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आर कैप बराबर में आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर। ठीक है, सिंपल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो कूलम नियम में हमें सबसे पहले थोड़ा मेकअप करना होगा, इसे सदिश रूप में लाना होगा। तो क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर का गुणा कराना होगा। ठीक है, गुणा करा दिया मैंने इसमें। अब मैं क्या करूँगा, ये जो आर मॉड है, क्या है आर मॉड, ये तो आर वेक्टर है, ये मॉड है, ये कैप है। कैप यानी कैप जो टोपी पहन रखी है ना इसने न्यू, ये कैप कहलाता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो एफ बराबर में के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। आर कैप की वैल्यू कितनी है, ये कैप है, इस प्रकार से आर कैप की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, आर वेक्टर मॉड ऑफ आर, आर भी लिख सकते हैं हम इसे। आर का गुणा इससे कराइए, तो एफ बराबर में के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर क्यू इंटू आर वेक्टर। यही होता है आपका कूलम नियम का मेकअप फॉर्म यानी वेक्टर फॉर्म। एफ एफ वेक्टर भी बोल सकते हैं आप और एफ भी बोल सकते हैं। तो एफ वेक्टर आपको बोलना होगा क्योंकि कूलम नियम का वेक्टर फॉर्म में, तो एफ वेक्टर बराबर में के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर क्यूब, ये ध्यान रखना है आर क्यूब और आर वेक्टर। ठीक है, ये होता है आपका कूलम नियम का सदिश नियम, सदिश रूप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में किसको, कूलम नियम को। ठीक है, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, समझने वाला समझ गया होगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।